तो दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की सुनामी ने सबको चौंका कर रख दिया है। जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये शायद बीजेपी ने, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शायद इनकी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन बहरहाल अब जो नतीजे सामने हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो क्या ही कहूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इन नतीजों पर? मैं निराश हूं, मायूस हूं, हैरान नहीं हूं, लेकिन मार्जिन को देख के थोड़ा सशंकित हूं। मायूस इसलिए हूं कि देश का नागरिक हूं, बिहार का शुभचिंतक हूं और उम्मीद की थी कि इस देश में बदलाव होगा और बिहार में बदलाव होगा, जो नहीं हो रहा। निराश इसलिए हूं कि भारतीय भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता के रूप में हमने महागठबंधन का समर्थन किया था। मैंने खुद उसके लिए प्रचार किया था और उसके जो सीट आ रही है देख के निराशा होना तो स्वाभाविक ही है। हैरान नहीं हूं, हैरान इस बात से नहीं हूं कि एनडीए जीत रही है, क्योंकि पहले दिन से मेरी मान्यता थी कि इस चुनाव में मैं जो कुछ भी चाहूं, मैं जो भी प्रचार करूं, सच ये था कि इस दौड़ में एनडीए पहले दिन से आगे थी और वो चुनाव जीती, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन अब जो मैं आंकड़े देख रहा हूं मेरी आंख के सामने, 204 और पूरा महागठबंधन 32 पर केवल, ये देख के मुझे कहीं लग रहा है कि जीतने वाला दौड़ में आगे तो था, पर कहीं उसने थोड़ा स्टेरॉइड तो नहीं ले रखा था। जिस तरह का गैप, जिस तरह का इतना बड़ा अंतर, आपका कहने का मतलब है कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, आपको इस पर हैरानी है? जी देखिए, एनडीए जीता उसके बड़े स्पष्ट कारण थे। अगर एनडीए ये चुनाव 150 160 सीट आता तो मैं आराम से यहाँ कह रहा होता, भैया देखिए ये साधारण कारण है। और कारण ये है कि एनडीए बिहार में महागठबंधन से बड़ा कुनबा है, एक बड़ा कोलिशन है, और बीजेपी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने एक बड़े कुनबे को किसी भी तरह से संभाल के रखा है। 2020 में हालांकि देखने में दोनों पार्टियां बराबर थी, लेकिन तब चिराग पासवान नहीं थे। तो अगर उसके चिराग पासवान के वापस आने के बाद आज का गठबंधन देखा जाए तो एनडीए महागठबंधन से 5% ऊपर शुरुआत से ही था, लोकसभा चुनाव में 8% ऊपर था। हैरानी इसलिए नहीं है कि एनडीए एक बड़ा सोशल गठबंधन है, सामाजिक गठबंधन है। महागठबंधन ले देकर 40% के तालाब से अपने वोट लेने की कोशिश करता है, और एनडीए के पास कम से कम 50% बिहार का वोटर है जहां से वो अपना वोट लेने की कोशिश कर रहा है। तो उनका सामाजिक गठबंधन जो है वो महागठबंधन से बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीसरा, महिलाओं में उनकी एक स्पष्ट लीड है। तमाम जाति धर्म की महिलाएं अपने जाति के स्वभाव से एक कदम आगे बढ़ के नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए वोट करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन तीन चीजों को देखते हुए एनडीए आगे था। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पूरा जो तंत्र है, तंत्र का मतलब सरकारी व्यवस्था, तंत्र का मतलब पैसा, तंत्र का मतलब मीडिया, तंत्र का मतलब चुनाव आयोग, वो सब एक तरफा तरीके से काम करते हैं। इसलिए भी एनडीए सिर्फ आगे ही नहीं, थोड़ा और आगे हो गया तो भी मेरे को हैरानी ना होती। लेकिन क्या वो सब 200 पार का आंकड़ा बताते थे? मैं नहीं जानता आपका क्या अनुमान था, लेकिन मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक को नहीं जानता जो मुझे कल शाम तक भी ये कहने को तैयार हो कि एनडीए 200 सीट के पार हो जाएगा। कुछ संदेह पैदा होता है, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में प्रमाण मिलने पर ही बात की जानी चाहिए। नहीं तो योगेंद्र जी, आपको लगता है कि जो विपक्ष ने, खास करके राहुल गांधी ने, एक 20 साल की सरकार के खिलाफ जो मुद्दा पकड़ा था कि वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी, बजाय इसके कि सरकार की नाकामी क्या रही या एंटी इनकम्बेंसी क्या थी, तो क्या कहीं ना कहीं उस मुद्दे से कैंपेन भटक गया विपक्ष का कि लॉ एंड ऑर्डर हो या बेरोजगारी हो, और ये जो वोट अधिकार यात्रा निकालना, ये भले ही मुद्दा सही था, लेकिन चुनावी मुद्दा बनाना, क्या ये गलती है महागठबंधन के लिए? मिलिंद भाई, चुनाव के परिणाम के बाद अक्सर हमारी इच्छा होती है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो हुआ उससे चुनाव परिणाम की व्याख्या हम करते हैं। जितना भी दुनिया में शोध हुआ है वो दिखाता है कि चुनाव प्रचार एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ये वो चुनाव था जिसका परिणाम एक मायने में चुनाव की शुरुआत से पहले तय हो चुका था। बस हाँ, मार्जिन का फर्क था।
रही बात वोट अधिकार यात्रा की, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी थी, और वोट अधिकार यात्रा ने एक चीज स्थापित की, वो ये कि जो 1.5-2 करोड़ वोट काटने का बिहार में षड्यंत्र था और खेल था, वो सिर्फ 40 लाख वोट तक जाके रुक गया। नहीं तो चुनाव आयोग ने तैयारी कर रखी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ऑपोजिशन वालों को खुल के बता दिया था, बिहार के 20% वोट फेंके, हम तो काटेंगे जी। वो नहीं हुआ। ये वोट अधिकार यात्रा की उपलब्धि थी। रही बात वोट चोरी कैंपेन की, देखिए दुनिया का कोई भी वोट चोरी का कैंपेन आपको चुनाव में विजय नहीं दिलवाता है। वोट चोरी का कैंपेन इसलिए किया जाता है अगर लीडर को लगे कि भाई चुनाव व्यवस्था जो है ये पूरी अनफेयर हो चुकी है। अब ये बड़ी दुविधा की बात है कि आप चुनाव व्यवस्था को अनफेयर भी बताएं और अगले दिन आप उस चुनाव में हिस्सा भी ले रहे हैं, आप क्या करें, उस दुविधा में फंसे हैं। तो मैं नहीं समझता कि असली दिक्कत ये थी। असली दिक्कत ये थी कि ऑपोजिशन के पास, जो बिहार का ऑपोजिशन था, वो काफी लंबे समय से जो बिहार के गरीब गुरबा का गठबंधन था, याद रखिए लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक गठबंधन था वो मुलायम सिंह यादव के सामाजिक गठबंधन से बड़ा था। लालू प्रसाद यादव का गठबंधन बिहार के तमाम गरीब गुरबा का गठबंधन था। वो बिहार के तमाम पिछड़े, दलित, उपेक्षित लोगों का गठबंधन था। वो सिमट कर मुख्यतः मुस्लिम यादव गठजोड़ में बदल गया है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण ऑपोजिशन लिमिट हो गया है, और ऑपोजिशन काफी समय से उससे बाहर आने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, बिहार में तो उस किस्म का भी बहुत कोई अच्छा प्रयास नहीं हो पाया। केवल वीआईपी पार्टी को लाना उसका प्रयास नहीं माना जा सकता। दूसरा, जो बिहार के बुनियादी मुद्दे हैं, बिहार के मुद्दे हैं रोजगार के, पलायन के, वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उन मुद्दों पर एक एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दिखना ये बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन, मुख्यतः आरजेडी, वो जो दाग उसके सर पे लगा हुआ है जंगल राज का, जो मीडिया के द्वारा काफी बढ़ाया चढ़ाया गया है, तिल का ताड़ भी बनाया गया है, लेकिन जिसमें एक लोगों के मन में वो याद है, और वो केवल फॉरवर्ड कास्ट के लिए नहीं है, वो बिहार के तमाम लोगों के मन में है, उसको मिटाने में असमर्थ रहा। ये दो बड़ी कमियां रही। बाकी जो कैंपेन के दौरान छोटी बड़ी चीजें होती हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, खींचतान, ये अपेक्षाकृत छोटे मुद्दे हैं मेरे ख्याल से। एक योगेंद्र जी, बड़ी एक दिलचस्प वाकया हुआ कि जब 180-190 सीटें चल रही थी बढ़त में, तो जेडीयू की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि भूतो न भविष्य, तो नीतीश कुमार ही सीएम थे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, और कुछ देर बाद वो ट्वीट हटा लिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई संशय है, क्योंकि ये वाकया एक आम वाकया नहीं था। आप कैसे देखते हैं जो आंकड़े हमारे सामने हैं, क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, या कोई महाराष्ट्र 2 भी हो सकता है? देखिए, दिल्ली के अंदर के गलियारों में क्या खेल होता है मैं तो बहुत अच्छे से जानता नहीं हूं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन राजनीति के कुछ खेल किसी से छुपे हुए नहीं है। सच्चाई ये है कि बीजेपी इसका मौका ढूंढ रही है कि कब नीतीश कुमार से पल्ला छुड़ा के बीजेपी जेडीयू को अपने भीतर समाहित कर सके। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, बीजेपी ने अपने हर एलआई के साथ हमेशा अतीत में किया है, देर सवेर जेडीयू के साथ भी यही बीजेपी करने वाली है। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार उनके लिए अपरिहार्य है। बीजेपी ने 2020 का चुनाव में नीतीश कुमार को हराने की कोशिश करके देख लिया, और उसका परिणाम उन्होंने देख लिया। तो अब बीजेपी को यह समझ आ गया है कि भाई नीतीश कुमार के बगैर गुजारा नहीं है। आज भले ही बीजेपी की सीट ज्यादा हो, लेकिन 83 सीट लेके जेडीयू एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं आज की तारीख में अगर ये विजय किसी एक व्यक्ति की है, आज शाम को जरूर मोदी जी के गुण गाए जाएंगे, सारा मीडिया उसमें लग जाएगा, लेकिन निश्चित ही नीतीश कुमार की विजय है। नीतीश कुमार की पार्टी ने जैसा सोचते थे उससे बेहतर किया है। मैं खुद बताऊं, मैं बिहार में घूम रहा था, बिहार की अवस्था देखते हुए मुझे था कि लोगों के मन में काफी आक्रोश होगा, पर एक्चुअली नहीं था। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में उस किस्म का असंतोष और आक्रोश जमीन पर नहीं था जो मुझे हरियाणा में दिखाई दिया था,
जो मुझे मध्य प्रदेश तक में दिखाई दिया था, जहां बीजेपी जीत गई थी लेकिन सड़क पे आक्रोश था, वो नहीं था। और जब तक वो है तब तक बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को साथ रखना एक मजबूरी है। और नीतीश कुमार कम से कम इतने भोले भी नहीं है कि उनको बीजेपी कुर्सी से उतार दे, उनकी जगह किसी देवेंद्र फडणवीस को ले आए और नीतीश कुमार बैठे हुए देखते रहे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये बीजेपी की वक्ती मजबूरी है। कब बीजेपी इस वक्ती मजबूरी से पिंड छुटा लेगी, ये समय की बात है। तो आखिर में योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है कि जो देश की राजनीति में लगा था कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है, खास करके 2024 के चुनाव में जब उसको लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, झारखंड का अपवाद अगर आप छोड़ दीजिए, तो हर जगह बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है और बड़ी मार्जिन से जीत रहा है। तो आने वाले समय में अब बंगाल में चुनाव होंगे, तमिलनाडु में, यहाँ डिफेंड करना है, अगर विपक्ष है उसको डिफेंड करना है, तो अब वापस क्या मतलब हम बीजेपी का वर्चस्व बढ़ते हुए या दबदबा, जो एक चैलेंज उसको लग रहा था कि कोई दे पाएगा, वो वापस अब उम्मीद उसकी खत्म हो जाती है? मिलिंद भाई, मैं ऐसा नहीं मैं देखता, क्योंकि देखिए उस लिहाज से आज का परिणाम, हालांकि उसका परिमाण बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन यह परिणाम एक तरह से लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति है। झारखंड में भी जो हुआ वो मोटे तौर पे लोकसभा चुनाव के ट्रेंड की पुनरावृत्ति थी। जो असली झटका था वो हरियाणा और महाराष्ट्र का था, जहां लोकसभा चुनाव का परिणाम पलट गया और ये जो अपोजिशन के पक्ष में हवा बनती बदल दिख रही थी वो सारी की सारी पलट गई। आ, बिहार के चुनाव से आगे बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु पे कोई असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा देश में कभी हुआ भी नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी बंगाल जीतने में कामयाब हो जाती है तब जरूर देश के माहौल पे असर पड़ेगा, या बीजेपी असम में अगर हार जाती है तो देश के माहौल पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद ट्रेन का अगला जो बड़ा स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से तय होगा, उसमें देश के मिजाज का आपको अनुमान भी लगेगा और उसका देश के कुल मिला के राजनीतिक माहौल पर असर भी पड़ेगा। बाकी चुनाव बीच में आएंगे, हम उस पर चर्चा भी करेंगे और हर चुनाव का कुछ ना कुछ असर तो होता है, लेकिन निर्णायक असर मुझे आज बिहार के चुनाव का उस लिहाज से नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार भी जीते थे, बहुत जम के जीते थे। और पिछले 10 साल से बिहार का इतिहास है कि ये तीन बड़ी पार्टियों में से दो पार्टियां जब भी एक साथ होती वो जम के जीतती हैं। 2020 उसका एकमात्र अपवाद है, लेकिन आप जानते हैं 2020 में क्या खेला हुआ था। वो जब नहीं होता, दो पार्टियां जुड़ के आती हैं, वो बड़ी जीत हासिल करती हैं। उस लिहाज से कोई बहुत कोई भूकंप आज नहीं आया है। एक और सवाल है योगेंद्र जी कि इस चुनाव के एक बेहद चर्चित किरदार प्रशांत किशोर रहे, जिनकी बहुत चर्चा हुई और उन्हें किंग मेकर से लेके वोट कटवा तक की उपाधियां दी गई। लेकिन जो नतीजे दिखा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पीके तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, साफ हो गए हैं। क्या हुआ? देखिए, दुनिया का मिजाज होता है कि जो जिस दिन गिरा हुआ उसको लतियाने में लोगों को मजा आता है। ये काम तो मैं नहीं करूंगा। सच बात यह है कि इस देश में ऐसी चुनावी व्यवस्था है जिसमें बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसके दरवाजे में घुसना बहुत बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने भी कोशिश की थी, मैं जानता हूं क्या किस तरह की कठिनाई आई। मैं पीके को इस बात की दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2-3 साल बिहार के गांव गांव जाके यात्रा की। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव को सबक लेना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव वो करते जो पीके ने किया तो हो सकता है आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। पीके की ये भी उपलब्धि रही कि उन्होंने बिहार का मुहावरा बदला। बिहार के गांव गांव में लोग उनके डायलॉग बोलते थे, उनके मुद्दों को अप्रिशिएट करते हैं, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। वोट नहीं मिला। वोट इसलिए नहीं मिला कि आप मुद्दे उठाए पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे जन संगठन होना चाहिए, जन समर्थन होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। और आप वेतन भोगी कर्मचारियों की मदद से जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। पीके ने जो कोशिश की, ये पेड एम्प्लॉय थे। पीके के अलावा जो टीम पीके थी, ये कोई जन संगठन या जन आंदोलन नहीं था। ये सैलरीड एम्प्लॉयड लोग थे जो कि पीके के लिए काम करते थे। इस देश में अभी भी आप वेतन भोगी कर्मचारियों की मदद से जन संगठन खड़ा नहीं कर सकते। वो एक लोकतंत्र के लिए सही लक्षण। एक सवाल और योगेंद्र जी कि
मैं राहुल गांधी के बारे में पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 2023 में अपनी यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद उन्होंने एक पीक हासिल की जिसका नतीजा हमने 2024 में देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद फिर महाराष्ट्र और हरियाणा आया, राहुल गांधी का ग्राफ फिर नीचे। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर फिर एक ज़बरदस्त सामाजिक न्याय की राजनीति, ये इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने फिर ग्राफ बढ़ाया। अब ये बिहार का चुनाव आ गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सांप सीढ़ी के खेल में कोई खिलाड़ी मुश्किल से 80-90 तक पहुंचता है, फिर वहां सांप काट लेता है और वो फिर जमीन पर आ जाता है, फिर वो कोशिश करता है 80-90 तक पहुंचता है, फिर सांप काट लेता है। तो ये बिहार चुनाव में तो एक बार फिर सांप काट गया राहुल गांधी को। देखिए, बिहार में कांग्रेस कोई प्रिंसिपल प्लेयर है नहीं। कांग्रेस मतलब जो कहते हैं दोयम दर्जे का, तीसरे दर्जे का प्लेयर है, दोयम दर्जे का भी प्लेयर नहीं है। बिहार के चुनाव में महागठबंधन का मतलब था RJD प्लस। कोई मुख्यतः कांग्रेस का चुनाव ये नहीं था। कांग्रेस वाले कई बार ऐसी गलतफहमी में सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई कांग्रेस का चुनाव नहीं था। अगर जीत होती तो RJD की जीत होती, अगर हार होती है तो RJD की हार होती है। उस लिहाज से मुख्यतः ये मतलब जो झटका हरियाणा में लगा या कुछ हद तक जो झटका महाराष्ट्र में लगा, उसकी तुलना मैं बिहार से नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस के लिए बहुत एक टर्शरी चीज है। लेकिन सबक है इसमें। सबक ये है कि आपको किस तरह से एक बड़ा कोएलिशन बनाना और उसे चलाना होगा। जब आप सेकेंडरी प्लेयर हैं तो आप एक सेकेंडरी प्लेयर वाली भूमिका कैसे अदा करें। और दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल जिसका राहुल गांधी को जवाब ढूंढना होगा, और वो कठिन सवाल है दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए। जब आपको पता लग जाए कि मैच में रेफरी की तरह काम नहीं कर रहा, वो प्लेयर की तरह काम कर रहा है, जब आपको पता लग जाए कि अच्छा पिच जो है वो जानबूझ के आपके खिलाफ बनाई गई है, उसके बाद आप मैच खेलें, क्योंकि ये भी असंभव नहीं है कि आप जीत जाए। जीतना संभव भी है, लेकिन उसकी संभावना रोज घटती जा रही है। ऐसे में आप ये भी कहें कि रेफरी बदमाश है और आप मैच भी खेलें, ये आपकी क्षमता को कम करता है। और ये कहीं ना कहीं एक दुविधा है जिसका सामना राहुल गांधी को करना है, जिसका जवाब उन्हें देना है। बिहार चुनाव से 2 दिन पहले वो हरियाणा की वोट चोरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बिल्कुल वाजिब सवाल उठाते हैं। लेकिन एक वोटर के मन में आता है, अच्छा ये है तो फिर तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो। वो जो एक दुविधा है, उस बड़े सवाल का उन्हें जवाब देना होगा। इस सवाल का कोई आसान जवाब है नहीं, लेकिन इस तरह इस बड़े सवालों का जवाब उनको देना होगा। और दूसरा ये कि एक चीज तो है, राहुल गांधी पे बात लागू होती है, तेजस्वी पे लागू होती है, बीजेपी का मुकाबला पुराने तरह की राजनीति से नहीं किया जा सकता। 24 घंटे राजनीति करनी होगी, चुनाव की मशीन खड़ी करनी होगी, संगठन को मुस्तैद करना होगा। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है बीजेपी का मुकाबला करने का। 2 नंबर की चीजों में तो बीजेपी का मुकाबला हो नहीं सकता, वो बीजेपी करेगी। और 2 नंबर की चीजें ना ऑपोजिशन कर सकता है ना करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 नंबर की चीजें तो कर लो जो कर सकते हो। वो ऑपोजिशन क्यों नहीं करता, ये राहुल गांधी को भी सीखना होगा, पूरे ऑपोजिशन को सीखना होगा। वो तंत्र की बात कहेंगे जो बिल्कुल वाजिब है, बेईमानी की बात कहेंगे जो बिल्कुल वाजिब है, कहेंगे कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई। मैं तो खुद कह रहा हूं, अब ये परिणाम, अंतिम परिणाम देख के मुझे भी लग रहा है कि कहीं स्टीरॉयड भी साथ में ले लिया, क्या आगे चल तो रहे थे दौड़ में। लेकिन जो एक उंगली जब उठती है चुनाव आयोग की तरफ, तो साथ में जो 3 उंगली मेरी अपनी तरफ उठती है, मेरे गुरेबान की तरफ, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ऑपोजिशन। तो योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिहार चुनाव के इन चौंकाने वाले नतीजों का जिस तरीके से इनकी गुत्थियां सुलझाते हुए एक तस्वीर पेश की है हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।